अस्सलाम वालेकुम, शाराए दसूर से मैं हूं अब्दुल करीम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ एक बहुत बड़ी खबर के साथ हाजिर हैं। और बहुत बड़ी खबर वो ये है कि आपको याद होगा कि 3 फरवरी को जस्टिस काजी फैज़ ईसा और जस्टिस मकबूल बाकर पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने वज़ीर आज़म के इस बयान पर तरक्याती फंड्स के 500 मिलियन 50 करोड़ रुपए डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे एन उस वक्त जबकि सेनेट इलेक्शन होने वाले थे। जस्टिस काजी फैज़ ईसा और जस्टिस मकबूल बाकर पर मुश्तमिल बेंच ने नोटिस लिया और वज़ीर आज़म से जवाब तलब किया, लेकिन उसके बाद 5 रुकनी बेंच कॉन्स्टिट्यूट हुआ और 5 रुकनी बेंच ने जब अपना ये नोटिस डिस्पोज ऑफ किया तो उससे एक बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हुआ। और वो बहुत बड़ा हंगामा ये था कि नोटिस वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ लिया गया था, लेकिन जो 5 रुकनी बेंच था उसमें चीफ जस्टिस का नोट जो सामने आया था उसमें फैसला जस्टिस काजी फैज़ ईसा के ख़िलाफ़ आया था कि उनको प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ मुकदमात की समाअत से नहीं करनी चाहिए। उसके बाद ये एक्सपेक्टेड था कि जस्टिस काजी फैज़ ईसा की तरफ से नोट आएगा। काजी फैज़ ईसा पिछले हफ्ते छुट्टी पर रहे, चैम्बर वर्क करते रहे और आज सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर उनका नोट इसी हवाले से आया है, जो कि इंतहाई तहलका खेज़ नोट है, जिसके अंदर बहुत सारे फैक्ट्स रखे गए हैं और उन फैक्ट्स के साथ साथ बहुत सारे सवालात उठाए गए हैं। चीफ जस्टिस की जो बेंच की तश्कील का डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं उनको ये कहा गया है कि ये अनस्ट्रक्चर्ड पावर्स जो हैं ऐसे इदारों के जिनकी रेजिलियंस के लिए उनमें शफाफियत होना, लेजिटिमेट जो है इख्तलाफ राय को कबूल करना, और इसके लिए जो है ये बहुत ही अहम है। काजी फैज़ ईसा के आज के जो 27 सफ़हात पर मबनी नोट है उसमें बहुत सारे चश्मकुशा हक़ाइक़ भी हैं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने 2 रुकनी बेंच के ऑर्डर को इससे पहले कि कंप्लाइंस होती मुकदमा अपने पास ट्रांसफ़र किया, कैसे किया, ख़ुद ज़ुबानी अहकामात पर, और फिर उसके बाद बेंच बना दिया। बेंच से जस्टिस मकबूल बाकर को अलग किया गया। जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने बेंच से जस्टिस मकबूल बाकर को अलग करने के हवाले से ख़त लिखा, कोई जवाब ना आया, और फिर बिलाखिर जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने अपने इस नोट के अंदर जस्टिस उमर अता बंदयाल के हवाले से भी बहुत सारी बातें की हैं। बहुत अहम ये नोट है, अगर आपको वक्त मिले तो ज़रूर इस फैसले को, इस नोट को ज़रूर पढ़िएगा। आया ये फ़ैसला जो है ये रिफ्लेक्शन है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मामला कैसे चलाए जा रहे हैं, और अगर ऐसे ही चलाए जा रहे हैं तो बहुत बड़े सवालात जो हैं वो जन्म लेंगे। तो इस पर बात करते हैं, मेरे साथ मौजूद हैं जनाब हसनात मलिक। हसनात मलिक, आज नासिर साहब को हम ढूंढते रहे लेकिन वो नहीं आ सके, लेकिन जस्टिस काजी फैज़ ईसा का नोट हैरत अंगेज़ इंकशाफात हैं। कैसे समझते हैं, कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखें, यही होता है कि अफसोसनाक जज जो पूरे हर इदारे को जज करते हैं कि कैसे शफाफियत मेंटेन करनी है, और अपने इदारे में इस तरह की अनस्ट्रक्चर और अनरेगुलेटेड पावर, इरेगुलर, और जिस तरीके से चीफ जस्टिस के पास इख्तियार हैं और वो जिस तरह इस्तेमाल करता है वर्बल कि जी लार्जर बेंच बना दो, रीजनिंग लॉजिक नहीं, कोई पूछने वाला 1 साल से लार्जर बेंच बने हैं उनमें सीनियर मोस्ट जजेस को इग्नोर करके जूनियर को बिठाया जाना, और एक ही मतलब राइट माइंडेड या लाइक माइंडेड या जो भी कहें उनको बिठा के मतलब बड़े बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल केस में, और जो डिसेंट है उसको दबाना। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट बार ने कहा है कि परसेप्शन ये है कि सुप्रीम कोर्ट में जो डिसेंट रखने वाले जजेस हैं उनको उनकी आवाज़ दबाई जा रही है, उनको बड़े बड़े केसेस में नहीं बिठाया जाता, उनको बेल मैटर नहीं दिए जाते। साद रफ़ीक का एक केस दिया जस्टिस मकबूल बाकर को, फिर उसके बाद जो है वो बड़े बेल मैटर आई डोंट नो उनको क्यों नहीं उनके पास लगाया जाता। फिर मंसूर अली शाह हैं, वो क्यों उनको बड़े केसेस में क्यों नहीं उस तरह बिठाया जाता। तो ये वो चीज़ें हैं जो सुप्रीम कोर्ट बार ने अपने जस्टिस काजी फैज़ ईसा केस में लतीफ़ अफरीदी साहब ने की हैं, इसी तरह ये यहाँ भी आज जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने कहा है। तो ये एक मामला जो चलता रहा है चीफ जस्टिस साकिब निसार के दौर से। देखें, इफ्तिखार जोशी साहब को जो भी कहें उस वक्त तो डिसेंट होती ही नहीं थी, सारे यूनानिमस।
हम हैरान होते थे कि यार डिसेंट ही कोई नहीं होती, 17 के 17 जज एक ही सोचते हैं। अगर वो दरमियान में आर्डर डिक्टेट करने, ये नहीं 2 नहीं 2 2 4, वो कहते 2 2 6, कोई नहीं कहता था कि आप क्यों 6 कह रहे हैं। लेकिन चले वहाँ जो भी था कोई, अब ये है कि एक नज़र आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में मुख्तलिफुल ख्याल चीज़ों पे अप्रोचेज़ हैं, मतलब जजेस की मुख्तलिफ तरीके से देखने की। तो होना तो ये चाहिए कि ट्रांसपेरेंसी के लिए कि बेंचेस की कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा होना चाहिए कि ये ऐसे रिफ्लेक्ट ना हो कि कहीं राइट माइंडेड जजेस एक साइड पे हों या लाइक माइंडेड जजेस या जो भी, तो उनको मिक्सअप किया जाए, मतलब देखा जाए। मैंने बहुत से जजेस का मिसाल दें, जैसे मसलन जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, उनको कभी आपने नहीं देखा, बहुत कम देखता है कि वो जस्टिस उमर अता बंदियार, जस्टिस जादुल एहसन के साथ जस्टिस मंसूर अली शाह, ये जस्टिस मतलब ये लार्जर बेंच में बहुत कम उनको देखा है। जस्टिस मकबूल बाकर को आपने देखा होगा, बहुत कम कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में बहुत ही पढ़े लिखे और नफीस जज हैं जिन्होंने अपने जिस्म पे 20 गोलियां खाई हैं। मतलब इनसे बड़ा कोई जस्टिस बम धमाके के लिए, और जो मतलब मैं कहता हूँ इंतहाई दरवेश और इंतहाई नफीस जस्टिस मकबूल बाकर, उनको इस तरह मतलब चीज़ों में मुख्तलिफ चीज़ें, तो ये वो चीज़ें हैं जो बारों में बात होती थी, क़य्यूम साहब ओपनली डिस्कशन नहीं होती थी। अब जजेस जब आपस में रिफ्ट या जो भी कहें, अब ये बातें ओपनली लोग शुरू, यानी जज एक दूसरे के हवाले से करना शुरू हो गए। इन्होंने चीफ जस्टिस सबसे पहले ये हुआ, सरीना ईसा ने कहा कि चीफ जस्टिस पार्शियल जो हैं वो गैर जानबदार हैं, उन्होंने जो बेंच बनाया वो ठीक नहीं बनाया, 6 रुकनी बनाया था। उस वक्त गैर जानबदार नहीं है, गैर जानबदार जानबदार हैं यानी। उसके बाद जस्टिस उमर अता बंदियाल ने उनको उनकी ठीक ठाक क्लास ली कि आप क्या ये चीफ जस्टिस को आप कैसे कह रहे हैं, चीफ जस्टिस रोस्टर ऑफ मस्ट ऑफ होता है, वो बेंच रोस्टर वो बनाता है, ये वो। फिर उसके बाद ये हुआ कि 2 मैटर आए, चीफ जस्टिस काजी फैसल ने नोटिस लिया पीएम इमरान खान के हवाले से। गो कि वो पहला नोटिस हम कन्वेंशन सेंटर पे हमने भी सवाल उठाए कि ऐसे नोटिस नहीं लेने चाहिए, लेकिन उसके नंबर ही नहीं लगा। दूसरा मामला आया, आपको भी पता है जिस तरीके से आप जस्टिस काजी फैसल कहते हैं कि 2 रुकनी बेंच, हमने कहा कि जी हम अगर अगले हियरिंग में देखेंगे, अगर हम समझे तो फिर मामला चीफ जस्टिस को कहेंगे कि जी इसको बेंच बनाएं। लेकिन फिर वर्बली चीफ जस्टिस ने कहा कि 5 रुकनी बेंच बनाए। और आप कहते हैं जैसे काजी फैसल अपने इस फैसले में कहते हैं कि जब ये हमने अब ऑर्डर भी रिप्रोड्यूस किया 3 फरवरी का, और उसके बाद अचानक से जो है वो 5 रुकनी लार्जर बेंच बन जाता है। और जब उन्होंने फाइल देखी तो पता लगा कि ज़ुबानी अहकामात पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो फाइल मंगाई और उसके ऊपर लार्जर बेंच तश्कील दे दिया, जिसमें से जस्टिस मकबूल बाकर को एक्सक्लूड कर दिया गया। देखिए, और उस पर जस्टिस काजी फैसल ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत लिखा और उस खत का कोई जवाब नहीं दिया गया। देखिए यही तो मैं कह रहा हूँ कि अपने बेंच जो who will judge the judges of Pakistan या who will judge the now the judges are judging the judges। हाँ, ये नहीं देखें, चाहे वो इख्लाफ जो भी, अब लोगों को जो सुप्रीम कोर्ट किस तरह चलती है वो चीज़ें तो समझ आ गई। हम तो बड़े चीख के बड़े एक साल से हम कोई चीफ जस्टिस गुलजार साहब की शख्सियत पे नहीं, हम पूरी पावर को कहते हैं कि चीफ जस्टिस का जो अख्तियार है वो रेगुलेट होना चाहिए। देखें, ये पहले चीफ जस्टिस काजी फैसल नहीं है जिन्होंने सवाल उठाया, इससे पहले जस्टिस याहिया अफरीदी ने भी उठाया कि जी जो मंसूर अली शाह साहब ने भी वो बात की पेशावर पर। तो देखें ये हैं वो जो जिन्होंने आगे फ्यूचर में चीफ जस्टिस बनना है, ये अच्छी साइन है। और ये में अब वो चीज़ भी आनी चाहिए कि चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने जब कहा कि जी ये 184(3) का इख्तियार रेगुलेट होना चाहिए, तो फिर किन किन जजेस ने मुखालफत की और क्यों आप ये देखेंगे और किन्होंने ने सपोर्ट की, वो भी चीज़ें अब मेरा ख्याल आ जाएंगी। हाँ, अब आएंगी बहुत सारे सवाल जो जस्टिस काजी फैसल ने अपने इस फैसले के अंदर 12-14 सवाल भी उठाए हैं, सवाल हैं, और जिसमें से 8 सवाल उन्होंने पैरा 6 पे किए और 12 सवाल मैं बता दूं कि क्या है हमारे नाज़रीन को। पैरा 6 जो है वो पैरा है कि वज़ीर-ए-आज़म तरक्याती फंड के अंदर ये कहा गया है उसमें कि जस्टिस काजी फैसल ईसा को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से मुतल्लिक अमूर से मुतल्लिक मामला नहीं सुनने चाहिए, यानी कि रोक दिया प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को। और इस पर जस्टिस काजी फैसल ने कहा है कि किसी जज को उसके जुडिशल फ़राइज़ से, कॉन्स्टिट्यूशनल आइन के तहत वो अपने जो जुडिशल फ़राइज़ हैं उससे अदा करने से नहीं रोका जा सकता। और 22 का फैसला भी उस जज ने करना है। और यहाँ पर काजी फैसल ने कहा है कि इस हवाले से लार्जर बेंचेस के फैसले मौजूद हैं और चीफ जस्टिस का या इन 5 जजेस का ये 4 जजेस का फैसला जो है ये आइन
और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के भी खिलाफ है। एक और जो चीज़ उन्होंने की कि जी जब 2 रुकनी बेंच सुन रहा था, गो कि जस्टिस कुछ लोग तो कह रहे हैं जस्टिस मकबूल बाकर इधर थे नहीं, उन्हें कहा गया वो थे नहीं। रूमर यही थी कि जस्टिस मकबूल बाकर जो है उन्होंने, लेकिन बेहतर होता कि अगर चीफ जस्टिस काजी फाइसा ने लेटर लिखा तो जवाब में लिखा दिया जाता कि, लेकिन वो जो 5 रुकनी बेंच बनाना, और वो कह रहे हैं कि ये 5 रुकनी बेंच बनाना इतनी कि क्या इसमें इंटरेस्ट क्या था, इंटरेस्ट क्या कि 2 रुकनी बेंच जो कि मैटर जिसके सामने अभी सब जुडिस है, वो एक ऑर्डर पास करता है, ठीक है। तो अब एक अचानक चीफ जस्टिस अपने पास लगा के और 5 रुकनी बेंच बना देते हैं, तो काजी फाइसा सवाल उठा रहे हैं कि ऐसा गैर मामूली इंटरेस्ट क्यों था। देखें, और वही बात है, और मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता कि जो परसेप्शन डेवलप होती है कि फिर वो परसेप्शन की बात यहाँ होती है ना, परसेप्शन डेवलप कि आप इन जजेस में ऐसे जज जो ऑलरेडी बहुत से मामलात में आपको पता भी है कि भाई वो ऐसे जजेस हैं जिनके हवाले से एक पार्टी का माजी में वो मुख्तलिफ केसेस में रहे हैं, जिन्होंने किया हुआ है बात मामलात, जो जिनको एक अपोजिशन जो है वो उन पे सवाल उठाती है, चाहे वो किसी मॉनिटरिंग में थे या चाहे वो कोई और भी थे। तो ऐसा होता है कि वो उन जजेस के अलावा कोई करता है, आपने उन जजेस को बीच में बिठा के, मतलब ये है कि क्वेश्चन यहाँ प्रॉब्लम क्या आ रही है। कुछ जजेस जिस तरह PTI अटैक कर रही है जस्टिस काजी फाइसा, और इसी तरह नून लीग और PDM के लोग जो है कुछ जजेस पे अटैक कर रहे हैं, और सीरियस आपको और मुझे भी पता है कि अभी 1 साल बाद क्या होने वाला है, जब अल्लाह करे कि वो हालात ना हो, जब जस्टिस उमर अता बंदयाल इंतहाई नफीस आदमी है और बहुत अच्छे इंसान है, मैं कहता हूँ कि बड़े तो यही हम कहते हैं कि इस इदारे बचना चाहिए, इस इदारे की क्रेडिबिलिटी और उसी वक्त बरकरार रहेगी जब आइन के अंदर दिए गए असूलों के तहत गैर जानिबदारी और हर किस्म का एतमाद, अवाम का एतमाद बरकरार है। देखिए, उसका हल ये है कि रेगुलेट करें, चीफ जस्टिस का पावर रेगुलेट करें। अगर ये मामला आता कि सीनियर मोस्ट 5 जज सुनते, तो फिर कोई मामला कोई भी केस हो, तो आपको लगता है कि इसके बाद ये जो सूरत बनेगी, चीफ जस्टिस फुल कोर्ट बुला के, और मैं तो यही कहता हूँ कि इन हालात का इसकी नीड ऑफ आर है कि इस वक्त सुप्रीम फुल कोर्ट की मुतवातर मीटिंग हो, और जो इख्तलाफ है खुल के मीटिंग में हो, और उसके बाद डिसीजन हो, और हर चीज़ रेगुलेट हो। ये मैं आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि जस्टिस काजी फाइसा अकेले नहीं है कुछ, मतलब अब क्या, और हाई कोर्ट में आपको भी कितने जजेस से आपका भी मतलब कंटेक्ट रहता है, और मतलब अब छोड़ दें इन चीज़ों को। इसके लिए ये ऐसा यानी ना, ये तूफान या जो भी आप कहें कि इसको रियलाइज़ करना चाहिए कि ये इसके लिए बेहतर ये है कि सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट मीटिंग हो, उसमें रजिस्ट्रार भी ना बैठे, आपस में खुल के बातें हो। ठीक है, चीफ जस्टिस काजी फाइसा का केस भाई वहाँ ना डिस्कस हो ना, लेकिन जो चीफ जस्टिस का इख्तियार है बेंच बनाने उसके ऊपर वो रेगुलेट हो, और उसमें ये हो कि भाई चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने एक प्रिंसिपल बनाया था। हसनात मलिक साहब, बहुत सारी सवालात उठना शुरू हो गए हैं। देखें, हम भी देख रहे हैं, आप भी देखते हैं, हम इसको एक उम्र हो गई है इनको कवर करते हुए। सुप्रीम कोर्ट और के अपने फैसले हैं। अब 186 की जुरिस्डिक्शन में बैठ के 184(3) के इख्तियारात इस्तेमाल करना, मतलब मैं ये सेनेट इंतखाबात से सदाती है, उससे इसको तलब कर लो, उसको सवाल उठते हैं। फिर इस तरह के रिमार्क्स आ रहे हैं कि एक पार्टी को बननी चाहिए हुकूमत। भाई क्यों, आपका क्या ताल्लुक है? बिल्कुल नहीं आनी चाहिए ऐसी चीज़। अच्छा, ये सारी चीज़ें हो गई। एक और बात बताएं मुझे, आपको पता है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा जो हैं, इनके खिलाफ जो सदारती रेफरेंस था वो जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 10 रुकनी जो बेंच था, यूनानिमसली उसने कलअदम करार दिया। एक मामले पर 7 जजेस ने राय दी और एक पर 3 जजेस ने दी। इख्तलाफी जज जो है उनको नहीं बिठाया गया रिव्यू के अंदर। अब रिव्यू का फैसला जो है वो कल परसों जो है मंडे को आ रहा है। मंडे को रिव्यू का फैसला कि आया 10 के 10 जज साहबान सुने, या सिर्फ वो जिन्होंने अक्सरियती फैसला दिया था वो जज साहबान अपने फैसले पर रिव्यू देखें। ये तो एक रिटायर है, वो रिटायर है, 6 हैं। अब वो भी मसला है ना, तो उनकी जगह मैं ये कह रहा हूं एन उस वक्त जबकि रिव्यू होने वाला है, उस वक्त जस्टिस काजी फाइज ईसा का ये नोट आना, उसमें जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के हवाले से जो कि बेंच को सरबराह कर हैं, क्या इतराज़ात उठाए हैं वैसे उन्होंने? नहीं, और उन्होंने ये कहा कि जी अगर ये बायस की बात कर रहे हैं तो मेरा जो नहीं उस केस में है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल बायस थी, जो जस्टिस गुलजार साहब ये बायस थे, तो फिर अगर वो बात है तो वो बायस हैं, वो मेरे हवाले से कैसे कह सकते हैं कि आई शुड नॉट सिट
इन केसेस रिलेटेड टू प्राइम मिनिस्टर। और फिर उन्होंने कहा कि 21 दिसंबर 2020 में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की मीटिंग हुई, जो हमें रिपोर्ट नहीं हुई, उसमें जस्टिस उमर अताब बंदयाल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के एज ए मेंबर बैठे, जस्टिस मुशीर आलम भी बैठे और चीफ जस्टिस गुलजार भी बैठे। तो ये जैसे मुशीर और गुलजार तो बैठ सकते हैं ना, जी, लेकिन जैसे हाँ जस्टिस उमर अताब बंदयाल बैठे, वो तो एक फैसला दे चुके हैं और इधर से वो रिव्यू की केसेस की समाअत हो रही है, पिटीशन सुन रहे हैं। अगर मेरा ख्याल है कि अगर वो नहीं है तो इस पर एतराज़ होगा कि जस्टिस उमर अताब बंदयाल पहले, क्योंकि ये मैटर सुन चुके हैं, तो उन्हें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में नहीं बैठना चाहिए। बात ये है कि यही मैं कह रहा हूँ कि इस तरह के हालात बनाए जा रहे हैं। आप यो देखें, जस्टिस काजी फैसला को जो भी है इन मामलात को मिलजुल के बैठ के करना पड़ेगा हल। इस तरह नहीं होगा, मामलात होंगे, क्योंकि देखें आपने एक किया ऑर्डर, आखिर में आपको 6 जो है ना वो उसकी स्टेट जो है क्लैरिफिकेशन देनी पड़ी, क्योंकि उनकी छोटे सूबों में बेतहाशा फॉलोइंग है, बारों की फॉलोइंग है, आपको पता ही नहीं है कि इसका रिएक्शन क्या आएगा। फॉलोइंग के अलावा देखना ये है कि आइन और कानून के मुताबिक और उसके ऊपर कौन अमल पैरा है। देखिए वो फॉलोइंग मींस वही है ना कि छोटे बहुत सारे सवाल उठ गए, छोटे सूबे वो बातें हैं कि मैं वही कह रहा हूँ कि छोटे सूबे यही प्रॉब्लम है कि जो बेंचेस की तश्कील है, आखिर में इसका हल ये है कि फुल कोर्ट मीटिंग हफ्ता डेढ़ लगातार रहे, आखिर में कुछ न्यूट्रल ऐसे जजेस जिन पे कुछ तो है ना, जिन पे जस्टिस काजी फैसला और जिस तरह जस्टिस इजाजुल एहसन चीफ जस्टिस या जस्टिस उमर का 3-4 लोगों की कमेटी बनाई जाए और उसको कहा जाए कि आप रेगुलेट करें चीफ जस्टिस का अख्तियार। अगले 6 फ्यूचर चीफ जस्टिस हैं उनको बिठा के 2030 तक हैं उनको बिठा के, क्योंकि ये जो मामला है आपको पता है कि आसिफ सईद खोसर साहब ने एक पॉलिसी बनाई थी या जो भी कि सीनियर मोस्ट 5 जजेस सुनेंगे जब भी कोई कॉन्स्टिट्यूशन मैटर आएगा, वो फॉलो हुई कि नहीं मुझे ये पता है। वजह इसमें तो हुई जैसे हाँ, इसमें सीनियर मोस्ट जजेस ही थे ना, वज़ीर आज़म के तरक्याती बेंच में नहीं, पांचवें जज इजाजुल एहसन नहीं, वो 6 नंबर पे हैं। नहीं कितने, मतलब 6वें 7वें 8वें, मतलब अगर जस्टिस मकबूल बाकिर अवेलेबल नहीं थे तो। और देखें यही मैं कह रहा हूँ कि परसेप्शन जो है, परसेप्शन की बातें होती हैं, परसेप्शन तो फिर यही होगी कि अगर जस्टिस काजी फैसला शुड नॉट हियर, तो मैं वही कह रहा हूँ कि लोग फिर ऐसे फिर नून लीग भी आ जाएगी कि कुछ जजेस पे हमें एतराज़ है वो हमारे केस ना सुने, फिर क्या कहीं कल जस्टिस काजी फैसला ही लिख देते आज कल को हुकूमत जो है वो हर एक जज के खिलाफ कोई एक रेफरेंस डाल देती है, तो फिर हर जज जो है वो वही मैं कह रहा हूँ मतलब कि वो तो एक बड़ी ही और ये आज आखिर में जो उन्होंने कहा कि जी मैं रिजाइन की बात वो कि भाई उन्होंने अपने आखिरी पैराग्राफ जो है वो सारा कुछ कहते हुए उन्होंने कहा कि होना तो ये चाहिए था कि मैं इस इंसल्ट के बाद जो है वो मैं रिजाइन कर देता, लेकिन फिर मैंने देखा कि मैंने आइन का हल्फ लिया हुआ है। नहीं वो देखें, आपको पता है जस्टिस काजी फैसला के हवाले से उसकी सपोर्ट या लोग वकील जो हैं उनके साथ खड़े हैं, डिस्पाइट उनके वकीलों के साथ जो वो गुस्सा या वो चीज़ें अलग हैं। कमरान मुर्जा कहते हैं कि हमें सबसे ज़्यादा तंग किया गया, लेकिन हम सबसे ज़्यादा उनके साथ खड़े हैं क्योंकि वो प्रिंसिपल पे खड़े हैं। और इसके अलावा बड़े बड़े मैंने बलूचिस्तान के वकील कहते हैं, वजह क्या है देखें, वो उनका वजह ये है कि उन्होंने कोई 2-2 करोड़ का प्लाट नहीं लिया इस्लामाबाद में। ये जब रेफरेंस आया तो उससे पहले ही जस्टिस काजी फैसला ने ऑफर हुई कि जी उनको फाइल दी गई कि जी आप कोई अप्लाई करें। उन्होंने कहा क्यों करूं अप्लाई, भाई मैं नहीं कर। यहाँ आपको भी पता है कि मतलब यहाँ तो खुद जजेस पसंद करते हैं प्लाट। फिर आप कोई और मामला खोल देंगे। मैं D12 नहीं जाना चाहता। अच्छा D12 में फिर आप ये मुझे बताएं कि कितने जजेस ने हैं जिन्होंने अपने एसेट जो हैं सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे जाहिर किए हैं। तो देखें ये चीज़ें सारी हैं, फिर और भी मामलात हैं। देखें ये मैं कह रहा हूँ कि इनको ये बात और ये अच्छा नहीं है। चाहे जस्टिस काजी फैसला इस तरह करेंगे, जजेस पे अननेसेसरी अटैक करेंगे, वो भी जुडिशरी वीक होगी, लोगों को मौका मिलेगा और जो असल मकसद था मेरा ख्याल है एस्टेब्लिशमेंट का वो कामयाब हो गया। वजह ये थी कि ये इंस्टीट्यूशन जो है वो मकसद ये नहीं था कि जस्टिस काजी फैसला को वो ये था कि इनको कमज़ोर किया जाए। और कमज़ोर ये है कि वो चीज़ें जो बाद में बारों में होती थी वो ओपनली एक दूसरे के जज खिलाफ कर रहे हैं। और ये इसका हल यही है कि मैं तो ये कहता हूँ रिटायर्ड जजेस जो बहुत रिस्पेक्टेबल हैं, जस्टिस ये नासिरुल मुल्क साहब हैं, तसद्दुक़ हसन जिलानी साहब हैं, इन्होंने कोई लेटर लिखना चाहिए और कोई ऐसी सजेशन देनी चाहिए कि किस तरह मामलात को हल किया जाए। देखें ये अगर एक जज पर बात रुकेगी नहीं। यही मैं आपको भी बताया कि अगर आप कहें कि जस्टिस काजी फैसला फारिग हो जाए
या इनको किया जाए। अगर तो हो वो भी उससे फर्क कोई नहीं फर्क पड़ेगा, ये लेकिन नहीं है, सवालात आपको बहुत भी ज्यादा पता है होंगे। हाई कोर्ट में किस किस्म का कि और भी जजेस हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी और जजेस हैं, घुटन के माहौल के हवाले से चलें क्या साहब बात करते साहब, हैं? आपका वीलॉग बहुत लंबा हो गया है। ठीक। इसमें इतने पहलू हैं जिनके ऊपर बात करने के लिए वक्त की कैद जो है वो आड़े आ जाती है। बहुत सारे इश्यूज हैं, लेकिन ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट, ये जो जस्टिस काजी फाइज ईसा का नोट है और इसके अंदर जो सवालात उठाए गए 20 हैं सवाल हैं। और उन 20 सवालात के अलावा भी जस्टिस काजी फाइज ईसा ने एक और केस के अंदर भी बहुत सारे सवालात उठा रखे हैं। एनीवेज, ये बहुत ही अहम बात है जो सुप्रीम कोर्ट के अपने अंदर की वर्किंग को सामने ला के रखा है कि किस तरह से हो रहा है। और इंतहाई अफसोस का मुकाम है कि अगर ऐसा ही होता है, आला अदलिया के जजेस पाकिस्तान की सोसाइटी के, माशरे के बुजुर्ग हैं, पीयर्स हैं, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक वो इदारा है जो कि जिसके बाद किसी और का फैसला तस्लीम नहीं किया जा सकता। इस इदारे के ऊपर एतमाद, यकीन के सबको यहाँ से इंसाफ मिलेगा और सिर्फ आइन और कानून को मद्देनज़र देखा जाएगा और वहाँ पे तासुब नहीं होगा। वो इदारा जो सबको चेक करता है, उसकी अपने इख्तियारात को भी स्ट्रक्चर करना इंतहाई ज़रूरी है। और जस्टिस काजी फाइज ईसा के फैसले के आखिर में दिया गया नोट इस वाले से इंतहाई पैराग्राफ जो है बहुत अहम है कि कौन से इदारे जो हैं वो फ्लरिश करते हैं, जहाँ पर अनस्ट्रक्चर्ड डिस्क्रिशनरी पावर्स ना हो, जहाँ पर शफाफियत हो, जहाँ ट्रांसपेरेंसी हो। अफसोस 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 कि आज मेरा जहन ये सोच रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आइन के साथ खड़े हैं या जस्टिस काजी फाइज ईसा आइन के साथ खड़े हैं या दोनों ही आइन के साथ खड़े हैं। बहुत बड़ा सवाल। शराय दस्तूर से अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी को एक्वेस लाइव से इजाज़त दीजिए।